Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पर जुडिशरी बाय PW के इस YouTube चैनल पर हम डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फ्री वाईटी सीरीज। और इससे पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जो लीगल एनफोर्सेबिलिटी चाहिए उस लीगल एनफोर्सेबिलिटी में कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है। छोटा सा प्यारा सा लेक्चर रहने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनने की पूरी जर्नी क्या है, क्या क्या एसेंशियलिटीज चाहिए, क्या वो पूरा सीक्वेंस होगा जिसको हम गो थ्रू करने वाले हैं थ्रू आउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद हमने जो सेगमेंट डील किया था दैट वाज प्रपोजल, क्योंकि द फर्स्ट इनिशियल स्टेज और द बिगिनिंग स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिगिंस फ्रॉम द ऑफर या जिसको हम प्रपोजल भी कहते हैं। और यही प्रपोजल जब आगे जाके एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है। और हमारा थर्ड लेक्चर किस पे था? एक्सेप्टेंस पे था। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स अ प्रॉमिस एंड प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल जाता है तो वो अग्रीमेंट बनता है। और हमारा लास्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 4 कंसिडरेशन पर था, जिसमें हमने सेक्शन 2D पढ़ा और उसके साथ साथ कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, जिसमें हमने ये कहा था कि कंसिडरेशन किसके डिजायर पर होता है? हमेशा प्रॉमिसर के डिजायर पर होता है। फ्लो कहां से होता है? प्रॉमिसी या एनी अदर पर्सन के साइड से फ्लो हो सकता है। कंसिडरेशन का हमने नेचर डिस्कस किया, जिसमें हमने बोला कि कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, कंसिडरेशन प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन जनरल रूल, एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल, वी स्टडीड दिस अंडर सेक्शन 25 दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये जनरल एक मैं कहूं तो हमारा स्टेटमेंट था, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जनरल स्टेटमेंट इज सब्जेक्ट टू 3 एक्सेप्शंस, जिसमें पहला एक्सेप्शन हमारे पास था दैट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे अगर राइटिंग एंड रजिस्टर में हम प्रॉमिस कर दे तो। सेकंड वाज अगर पास्ट वॉलंटरी एक्ट के लिए कोई कॉम्पनसेट करने के लिए प्रॉमिस करे। एंड थर्ड था जब हम राइटिंग में टाइम बार डेट पे करने का प्रॉमिस करें। तो इन तीनों ही केसेस में कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट स्टिल लॉ कंसिडर्स दीज एज वैलिड एग्रीमेंट और ये वैलिड एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन होने के बावजूद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो सकते हैं। अब इस लीगल एनफोर्सेबिलिटी में जो अगला सेगमेंट हमको देखना है वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सेशन स्टार्ट करने से पहले ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ दीज फ्री वाईटी सीरीज, आपको पीडीएफ के लिए पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करना है। पीडब्ल्यू ऐप में यू आर गोइंग टू फाइंड दिस पर्टिकुलर बैनर जहां पर फ्री बैचेस में ये सेगमेंट आपको दिखेगा। यू हैव टू एनरोल दिस बैच, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो अमाउंट विल बी डिडक्टेड and the same live classes will be available or same recorded classes will be available on app as well. All that you need to keep into your mind is कि 31st December 2025 तक इस पर्टिकुलर फ्री बैच का एक्सेस दैट इज पीडीएफ एक्सेस आप पीडब्ल्यू ऐप से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लास देखकर ही नोट्स बनाना पड़ेगा, एज वेल एज वो पीडीएफ्स डाउनलोडेबल फॉर्म में है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। एज वेल एज विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यू पर चल रहा है अच्छा खासा डिस्काउंट, जिसमें जस्टिस 3.0 जो जुडिशरी फाउंडेशन बैच है उस पर 64% तक का डिस्काउंट है। आप जाकर ऐप में ये पूरा बैच को एक बारी को एग्जॉस्टिव वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कौन से स्टेट्स टारगेट किए जा रहे हैं, कौन फैकल्टीज है, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है, डीपीपीज, एमसीक्यूज का पूरा, या मैं बोलूं तो सिलेबस है, स्ट्रैटेजीज है। इनफैक्ट जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच 10th ऑफ फेब को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 10th ऑफ फेब से स्टार्ट हो चुका है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लगभग आधे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ आधा सेशन बाकी है एंड बीएनएसएस अपने गति पर तो चल ही रहा है। हाँ जी, शुरू करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी शुरू करने से पहले हम ये पढ़ क्यों रहे, क्या जरूरत है मैम, ये कोई क्रोनोलॉजी है क्या, सीक्वेंस है क्या? हाँ है, वी आर स्टडिंग सेक्शन नंबर 10। यू ऑल रिमेंबर कि हमने बोला था एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पर जाने के लिए वी नीड सर्टन एनफोर्सिबिलिटी, और वो एनफोर्सिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? लीगल एनफोर्सिबिलिटी। विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। और जब विधि द्वारा परिवर्तनीय की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 ये कहता है दैट देयर आर 5 थिंग्स व्हिच यू रिक्वायर फॉर एन एग्रीमेंट टू कन्वर्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और वो कौन सी थी? फटाफट से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट कहता है दैट देयर शुड बी फ्री कंसेंट, रादर ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज है ना फर्स्ट, कोई बात नहीं हम सेकंड लिख लेते हैं। केपेबल पार्टीज होना चाहिए, केपेबल पार्टीज। थर्ड lawful consideration, fourth lawful object,
एंड फिफ्थ इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। अगर एक्सप्रेसली वॉइड नहीं डिक्लेयर कर रखा है तो वो सारे एग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हैं। इसमें से एक भी चीज अगर फुलफिल नहीं होती है वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट रह जाएगा। तो आइए बात करते हैं जरा केपेबल पार्टीज कौन होती है, और उसके लिए मैंने आपको बोला था दो सेक्शन कनेक्ट होते हैं यहां पर। सेक्शन नंबर 11 विच defines that what is the capacity of the party or who will be capable to enter into a contract, and section number 12 ये कहता है कि अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होने वाला है, और सेक्शन नंबर 12 को आप 11 के साथ ही पढ़ते हैं। बस इतना सा छोटा सा सेशन रहेगा हमारा आज का। आइए जरा डील करते हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 10 को नहीं भूलना है, सेक्शन नंबर 10 की ही पूरी क्रोनोलॉजी है। 11 और 12 पढ़ने से पहले आपको सेक्शन नंबर 10 पढ़ना, और अगर क्वेश्चन मेंस में 5, 7, 8 या 10 नंबर का आता है तो सेक्शन नंबर 10 आप लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि फ्री कंसेंट या केपेबल पार्टीज की एसेंशियलिटी सेक्शन नंबर 10 लेके बैठा है। तो 11 और 12 के जन्म से पहले सेक्शन नंबर 10 का जन्म हुआ है। तो 11 अपनी पावर डिराइव कहां से करता है? सेक्शन नंबर 10 से अपनी पावर डिराइव करता है, जो कहता है कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए। ना हु आर कंसिडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट, सेक्शन नंबर 11 कहता है जो पर्सन मेजर है। हु इज अ मेजर? जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में दे रखा है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट क्या कहता है? 18 और अबव 18, जो भी पर्सन अबव 18 है वो पर्सन मेजर है। दैट मीन्स बिलो 18 सभी लोग माइनर है, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री नहीं कर सकता, माइनर एग्रीमेंट में भी नहीं आ सकता है, ना ही माइनर ऐसे कोई ऑफर का एक्सेप्टेंस कर सकता है। अगर किया तो वो सीधा वॉइड एग्रीमेंट अमाउंट करेगा। प्लीज नोट डाउन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज नहीं होने पे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का स्टेटस वॉइड एग्रीमेंट होता है। हम वॉइड एग्रीमेंट की लिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें ओपनिंग सेक्शन ही सेक्शन नंबर 11 है, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 20 बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन नंबर 23 अनलॉफुल कंसिडरेशन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, सेक्शन नंबर 24 पार्टली कंसिडरेशन या पार्टली जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, सेक्शन नंबर 25 एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड, सेक्शन नंबर 26 एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, सेक्शन नंबर 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड is void, section 28 agreement and restraint of legal proceedings, section number 29 agreement where the terms of the contract are not certain, that is uncertainty is the ground, and section number 30 is wagering agreement. section 36 फिर से void agreement की बात करता है, that is and promise of impossible act, that is contracts are contingent on impossible act, section 36 void agreement, section 56 void agreement void contract दोनों की बात करता है, but उसका फर्स्ट पैरा कहता है that an agreement to do any impossible act makes an agreement void. तो जहां 36 में इवेंट इम्पॉसिबल है, सेक्शन नंबर 56 में एक्ट इम्पॉसिबल है। तो वो लिस्ट हम ऑलरेडी वापस से रिवाइज कर चुके हैं। तो कहता है मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। कौन होगा साउंड माइंड? तो हम यहां पर सेक्शन नंबर 12 में चले जाएंगे। एंड कहता है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लॉ उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एंटाइटल्ड है। दैट मीन्स कैन देयर बी अ लिस्ट? There is no such exhaustive list which is provided by Indian Contract Act, but yes, there are certain laws जो खुद अपने अंदर ये पर्टिकुलर लिस्ट लेकर बैठे, नॉट एक्सप्रेसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑब्वियसली, जैसे इमिग्रेशन लॉज हैं, नेशनल सिक्योरिटी लॉज हैं, ये सब खुद कहते हैं दैट एलियन एनिमीज हो गया है और कन्विक्टेड पर्सन हो गया है, जिनके साथ टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पर्टिकुलर पर्सन जिनमें इन्वॉल्व है, वो लोग यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टीज हो ही नहीं सकते हैं। सो आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हो, हु आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड और एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू एन कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 पे चलेंगे, जो बोलता है अनसाउंड माइंड पर्सन कौन होता है। अनसाउंड माइंड पर्सन में दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। सेक्शन 12 स्टेट्स कि वो पर्सन साउंड माइंड का है। डिफाइन किसको करता है? साउंड माइंड पर्सन को, अनसाउंड माइंड को नहीं बोलता है। बोलता है वी विल लेट यू नो दैट हु इज अ साउंड माइंड पर्सन। हर व्यक्ति हमारे हिसाब से साउंड माइंड नहीं है। कहता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज नोट डाउन, कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो पार्टी केपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखे गए टर्म्स को समझ पा रही है, तो वो पर्टिकुलर पार्टी साउंड माइंड है। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, एंड दैट इज फॉर्मिंग द रैशनल जजमेंट एज टू द इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। कि जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं एंटर कर जाऊं,
पर्टिकुलर एग्रीमेंट के टर्म से अगर मैं एग्री करूं तो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का मेरे हित पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके रिगार्डिंग अगर वो डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी रखता है। दोनों ही चीजें, पहले उस चीज को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, दूसरा उन चीजों का प्रभाव उस पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर क्या होगा, इसके बारे में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो उसकी। हाँ ना, कितना इंटरेस्ट है, कितना नहीं करना, लाइबिलिटी कितनी है, राइट्स कितना है, कल को अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी, सामने वाली पार्टी ने अगर मना कर दिया व्हाट राइट्स आई कैन एनफोर्स। अगर ये सारी चीजों की भी समझ है, दैट मींस ही इज केपेबल ऑफ मेकिंग रैशनल जजमेंट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट, तो वो होता है साउंड माइंड पर्सन। अब कुछ ओकेजन्स देखेंगे, अगर अनसाउंड माइंड है कभी कभी, अगर कभी कभी साउंड माइंड पर्सन, तो व्हेन ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। चलिए जरा हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे, दैट इज सेक्शन नंबर, आप चाहो तो इस तरीके से सेक्शन नंबर 11 का पूरा के पूरा चार्ट बना सकते हो। एंड प्लीज नोट डाउन, अनसाउंड माइंड का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पर्सन पागल है या सही में अनसाउंड ही है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, वो बिना अनसाउंडनेस भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ड्रंकनेस, इडियसी, लूनेसी। यस और नो? इडियट बचपन से बाय बर्थ, ल्यूनेसी कभी कभी ऐसे दौरे पड़ जाते हैं। तो जो पर्सन ड्रंक है, इंटॉक्सिकेटेड है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो नॉट एबल टू मेक द रैशनल जजमेंट्स एज टू द इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो ड्रंक पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में डील करते हैं, बट प्रोवाइडेड ये सब कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं तब। कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के 2 घंटे बाद अनसाउंड माइंड हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से 2 घंटे पहले अनसाउंड माइंड का था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त स्थिति क्या थी वो हमें समझना है। एंड मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। The same is given under section number 11. It says any person, every person is competent to contract. That means जो हमारा section 11 है बेटा, वो है तो पॉजिटिव इन नेचर। क्या है? पॉजिटिव इन नेचर है। तो इसका नेगेटिव भी जरा हम समझ लें। इसका नेगेटिव भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स आपसे प्री में नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कॉम्पिटेंट कौन नहीं है, उस मामले में फिर हम क्या करेंगे। दैट इज द रीजन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझना आना चाहिए। कहता है एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस लॉ को वो सब्जेक्ट हुए, जिन लॉ से वो गवर्न होता है, उन लॉज के अकॉर्डिंग अगर वो मेजर की डेफिनेशन में आता है, ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड प्लीज नोट डाउन, इसमें से सिर्फ एक एसेंशियलिटी नहीं चाहिए, तीनों के तीनों एसेंशियलिटी चाहिए। मान लो वो मेजर तो है पर अनसाउंड माइंड का है, तो भी वो केपेबल नहीं है, बिकॉज वर्ड क्या है, एंड। दैट मीन्स दीज ऑल essentialities have to exist together at the same point of time. So it says a person is competent to contract who is of age of majority, who is of sound mind, not disqualified from contracting by any law to which he is subjected. अब अगर मैं इसका नेगेटिव फॉर्म बनाऊं तो नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, who is not competent to enter into contract, first is minor, second unsound mind, बराबर, एंड थर्ड हु इज डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड है वो एंटर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड एंड माइनर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असाउंड माइंड। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 12। आइए जरा सेक्शन नंबर 12 डील करते हैं। ये जो पैरा है, दिस पैरा एंड दिस पैरा वाज अवेलेबल इन चार्ट फॉर्मेट। दिस ये चार्ट, ये क्या है अभी समझते हैं जरा, ठीक है, और इसको कैसे बनाया गया, क्या समझ के किन चीजों को कहां ऐड ऑन किया गया, आई लेट यू नो। फर्स्ट चीज क्या बोल रही है, देखिए, व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साउंड माइंड पर्सन कौन होता है। अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम, जिस समय ही मेक्स इट मींस जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ही इज फर्स्ट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, पहला तो वो उस चीज को समझने के लिए सक्षम है, एंड सेकंड क्या है, दोनों सिचुएशन साथ में एग्जिस्ट करनी है, फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। उसके हित पर क्या प्रभाव डालेगी, उसके ऊपर कहीं बर्डन तो क्रिएट नहीं कर देगी, कहीं लाइबिलिटी ज्यादा इंपोज तो नहीं कर देगी। दिस इज योर सेक्शन नंबर 12 विच डिफाइंस व्हाट इज अ साउंड माइंड पर्सन। लेकिन कभी कभी
यूजुअली, ओके, यूजुअली मीन्स जनरली, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, ओके, यहीं पर टेबल बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए जरा, यूजुअली, ओकेजनली, व्हेन कैन ही एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। आइए जरा समझें इसको। तो ये वाला पैराग्राफ, ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पैराग्राफ। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, यूजुअली वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब आमतौर पे वो अनसाउंड ही रहता है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, कभी कभी साउंड माइंड रहता है ना, कभी कभी वो साउंड माइंड हो जाता है, कभी कभी दिमाग ठीक हो जाता है। तो मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर हो सकता है, जब वो साउंड माइंड का है, बराबर। अब ये वाला जो है ना, ये उल्टा दे रखा है, कहता है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, यूजुअली साउंड माइंड का है 24/7, 24 घंटे में से 20 घंटे तो वो साउंड माइंड रहता है, बट ओकेजनली, कभी कभी अनसाउंड माइंड होता है। देखो आगे लिखा है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। तो वो कब कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, व्हेन ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जब वो साउंड माइंड का है तब कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, क्योंकि यहां पर नेट लास्ट में इन्होंने नेगेटिव कर दिया, यहां पॉजिटिव है, और हमने जो हमारा ये कॉलम था वो पॉजिटिव कॉलम बनाया है ये। तो पॉजिटिव कॉलम मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, दोनों ही सिचुएशन में, जब वो साउंड माइंड का होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। दैट इज योर सेक्शन नंबर 12। इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन में कहता है अ पेशेंट इन अ ल्यूनाटिक एसिलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड। यूजुअली बेटा वो साउंड माइंड का होता है ना, ज्यादातर वो साउंड माइंड का, या कुछ कुछ इंटरवल्स में वो साउंड माइंड का, तो वो एंटर कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है। मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, विच इंटरवल्स, इन द इंटरवल्स व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। बी क्या कहता है, अ सेन मैन मीन्स साउंड माइंड पर्सन हु इज डेलिरियस फ्रॉम द फीवर, कोई ऐसा बुखार है जो उसके दिमाग में चढ़ चुका है, और विच इज सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ ही नहीं पा रहा है, और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। मतलब ना तो वो ये समझ पा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, सेक्शन नंबर 12 में यही तो बोला था, ना तो वो समझ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, ना ही उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग वो रैशनल जजमेंट्स बना पा रहा है एज टू द इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, देन ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल सच डेलिरियम और ड्रंकनेस लास्ट। तो प्लीज नोट डाउन, इंटॉक्सिकेशन भी अगर इस लेवल के, बी इट वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, या आईपीसी वाला को कॉन्सेप्ट लगा के या बीएनएस वाला कॉन्सेप्ट लगा के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मैम अगर वो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो, और अगर वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तब वो अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, इनवॉलंटरी है तो क्यों होगा, नहीं, ड्रंकनेस किसी भी टाइप की हो। ओके, इडियट और ल्यूनाटिक का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेंगे। इडियट का मतलब जो कि बाय बर्थ होता है, बाय बर्थ ही इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द और पुटिंग द रीजनिंग या ऑर्डिनरी रीजनिंग, अपना रैशनल कंडक्ट है, अपना रैशनल डिसीजन है, वो बाय बर्थ ही नहीं बना पाता है। एंड ल्यूनाटिक मतलब कभी कभी आफ्टर बर्थ उसको ये चीजें होती है ऑफ अनसाउंड माइंड दैट इज इफेक्टेड बाय ल्यूनेसी, ये किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पर वो एनकाउंटर कर सकता है। ओके, चलिए माइनर्स कैपेसिटी पढ़ेंगे, क्योंकि हम सेक्शन नंबर 11 में ऑलरेडी बोल के आए हैं कि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है हु इज ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजर है। बट व्हाट इफ हमारे साथ या हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई माइनर ऐड हो जाए, तो व्हाट इफ अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो देन इन दैट केस क्या उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी। कुछ कुछ सिचुएशंस में हमें स्पेसिफिकली माइनर की लाइबिलिटी देखनी है। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि माइनर के साथ अगर आपने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट किया, इट इज वॉइड एब इनिशियो। मैं कहूं चाहे माइनर हो, चाहे अनसाउंड माइंड हो, या फिर चाहे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, तीनों में से कोई भी चीज हो गई है, स्टेटस वॉइड एग्रीमेंट का आएगा, क्योंकि मैंने ये सेक्शन नंबर 11 में आपको स्पेसिफिकली बता दिया था। क्योंकि डे 1 से 0 है, नल एंड वॉइड है, लॉ डजंट कंसिडर्स दोस पार्टीज एज केपेबल। जब आप लीगल एनफोर्सेबिलिटी सेक्शन नंबर 10 की उस एसेंशियलिटी को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा एग्रीमेंट कैसा रहेगा, हमारा एग्रीमेंट वहां पर वॉइड रहेगा। ठीक है, हमारा एग्रीमेंट वहां वॉइड रहेगा।
void ab initio, जिसको हम void ab initio बोलते हैं, that is from very beginning null and void, zero. Minor's agreement is absolutely void from the very beginning. It is nullity in the eyes of law, and agreement with minor can never be enforced. But can minor ever be a beneficiary? Yes, he can be. ट्रस्ट के एग्रीमेंट्स हो गए, उसमें माइनर जो है बेनिफिशियरी है. पेरेंट्स और स्कूल, पेरेंट्स और कॉलेज के बीच में जब एग्रीमेंट होता है तो माइनर वहां बेनिफिशियरी है, उसके पास कंसिडरेशन जा सकता है. जहां माइनर के पास कंसिडरेशन जा रहा है, ही इज बीइंग एन बेनिफिशियरी टू एनी कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट्स. वो ऐसे एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करवा सकता है क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट की बात है. कहता है अ माइनर कैन एनफोर्स सच एग्रीमेंट इन विच ही इज अ बेनिफिशियरी और promise and does not create any obligation on his part. अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसके ऊपर कोई कर्तव्य दायित्व नहीं आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बन रही, बट उसको फायदा मिल रहा है, वो ऐसे एग्रीमेंट्स को एनफोर्स करवा सकता है. ये वैलिड एग्रीमेंट्स है इवन इफ ही इज अ माइनर. ओके. थर्ड कहता है नो रैटिफिकेशन. देयर आर टू टर्म्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली गेट कंफ्यूज बिटवीन. एक है रैटिफिकेशन, एक है रेक्टिफिकेशन. क्या है? ये है, दिख रहा है सभी को या लाइट हो रहा है? आई थिंक लाइट यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आ रही है. ठीक है. एक हम पढ़ते हैं रैटिफिकेशन और दूसरा हम पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आप किस में पढ़ते हैं? एसआरए में पढ़ते हैं. रैटिफिकेशन का जो मुद्दा है वो यूजुअली आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी में पढ़ते हैं. रैटिफिकेशन का लिटरल मीनिंग होता है टू रैटिफाई, टू अप्रूव, टू एग्री. अप्रूव करना या एग्री कर जाना. रेक्टिफिकेशन मींस आप एरर को रिमूव करते हैं. एरर को रिमूव कर रहे हैं, कोई त्रुटि है उसको हटा रहे हैं, चीजें सही कर रहे हैं, है ना. यहां क्या बोला? रैटिफिकेशन. क्या माइनर जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ या एंटर हुआ उस दिन तो माइनर था, बट क्या वो लेटर ऑन मेजर बनने के बाद अपने उस एग्रीमेंट को रैटिफाई कर सकता है क्या? इसका आप यहां पर देखना छोड़ो, आप खुद लॉजिक लगाओ कि जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ उस दिन तो वो माइनर था, उस दिन तो वॉइड ab initio थी चीजें, उस दिन तो वॉइड एग्रीमेंट था. तो जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, लॉ कंसिडर्स दैट एग्रीमेंट टू बी जीरो, फेल्ड एग्रीमेंट. तो वो मेजर होने पे वो एग्रीमेंट सही कैसे हो जाएगा? जो चीज पैदाइशी नेगेटिव थी वो बाद में माइनर के मेजर हो जाने पर पॉजिटिव कैसे हो जाएगी? वो वैलिड एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा? क्योंकि वॉइड ab initio में तो बर्थ से वो एग्रीमेंट वॉइड है, नॉट एनफोर्सेबल. तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम एनफोर्स भी तो नहीं कर सकते ना. यही कहता है थर्ड पॉइंट, नो रैटिफिकेशन. अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई इवन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेच्योरिटी बिकॉज वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी रैटिफाइड. इन्होंने खुद कारण दिया है कि वॉइड एग्रीमेंट को कभी हम रैटिफाई कर ही नहीं सकते, इट इज जीरो. फोर्थ कहता है रेस्टिट्यूशन. क्या हम माइनर को बोल सकते हैं रिस्टोर एनी बेनिफिट्स? यस, माइनर को बोला जा सकता है रिस्टोर एनी बेनिफिट्स अगर उसने कोई भी बेनिफिट्स रिसीव किए हैं. माइनर को वो सारे बेनिफिट्स रिस्टोर करने को बोलेंगे. अगर वो बेनिफिट्स रिस्टोर नहीं करता है तो फिर उसके स्टेट उसके प्रॉपर्टी से लेंगे. कई बार ऐसा होता है कि माइनर मिसरिप्रेजेंट करता है कि मैं मेजर हूं, अपनी एज को मिसरिप्रेजेंट करके अगर वो बेनिफिट्स ले लेता है, एग्रीमेंट तो वॉइड रहेगा बट ही विल बी कंपेल्ड टू रिस्टोर दोज बेनिफिट्स. एंड उसमें उसकी फिर लीगल गार्डियन नहीं, उसकी प्रॉपर्टी जो भी उसके हित में जो भी प्रॉपर्टी आई है उससे हम रिस्टोर करेंगे. और मान लो उसकी प्रॉपर्टी कम पड़ गई या प्रॉपर्टी है ही नहीं, देन नथिंग कैन बी रिस्टोर्ड, नथिंग कैन बी टेकन बैक फ्रॉम दैट माइनर. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स गार्डियन मैनेजर. क्या माइनर के बिहाफ पे पेरेंट्स गार्डियन मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? हाँ, वो सिर्फ तभी एंटर हो सकते हैं इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. माइनर के बेनिफिट के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो. कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट गार्डियन मैनेजर. अ माइनर्स पेरेंट्स गार्डियन मैनेजर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर प्रोवाइडेड दे एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ देयर अथॉरिटी. जो लॉ पेरेंट्स को, गार्डियंस को, मैनेजर को अथॉरिटी देता है, उस अथॉरिटी में रहकर आप उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को एनफोर्स कर रहे हैं. प्राधिकृत जितने हैं आप, उतनी ही लाइबिलिटी आप उस माइनर के लिए खुद लेंगे. एंड ऑल्सो सेकेंड, इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर. माइनर के बेनिफिट के लिए, मान लो माइनर के बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी. अब प्रॉपर्टी खरीदने से माइनर के ऊपर तो कुछ ऑब्लिगेशन आ नहीं रहा है तो अलाउड है. सिक्स्थ, नो ऑब्लिगेशन और नो लाइबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट्स कभी भी लाइबल नहीं होंगे अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट बनाया, क्योंकि यहां पर क्रिमिनल लॉ नहीं है. मैं बोल रही हूं क्रिमिनल लॉ में भी आप माइनर की गलती के लिए पेरेंट्स को थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल ठहरा दोगे.
क्योंकि क्राइम के लिए एक पर्सन ही लायबल होता है। हाँ, मॉरल ऑब्लिगेशंस के तहत पेरेंट्स को डांट जरूर लगाई जा सकती है कि बच्चे का ध्यान रखो, आप किस प्रकार की शिक्षा बच्चे को दे रहे हो अगर वो नेग्लिजेंट है अपनी पेरेंटिंग में। बट सिविल लॉ भी ये कहता है कि अगर माइनर ने कोई एग्रीमेंट कर लिया है, पेरेंट्स लायबल नहीं रहने वाले हैं, वहां उसके वार्ड्स लायबल नहीं रहेंगे। हाउएवर दे कैन बी हेल्ड लायबल इफ माइनर मेक्स एन एग्रीमेंट एज देयर ऑथराइज्ड। अगर वो ऑथराइज कर दे और माइनर ऐसा एग्रीमेंट करे तो हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स या गार्डियंस या मैनेजर वहां पर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। चलिए आगे चलेंगे। 7th कहता है माइनर एज एन एजेंट। माइनर कभी भी अपने लिए एजेंट नहीं रख सकता, दैट मीन्स माइनर कैन नेवर बी अ प्रिंसिपल। माइनर अपने लिए एजेंट नहीं रख सकता, मतलब खुद से सबॉर्डिनेट नहीं रख सकता, मतलब खुद सुपीरियर नहीं बन सकता, खुद प्रिंसिपल नहीं बन सकता। बट यस, ही कैन बी एन एजेंट। जब एजेंसी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उसमें लिखा है एनी पर्सन कैन बी अ एजेंट, बट प्रोवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। द माइनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट। As an agent, he can represent the principal and bind him for his acts done in course of agency. लेकिन वो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल अगर नहीं है, मतलब प्रिंसिपल की तरफ अगर माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एनफोर्स नहीं करते, तो ऐसे पर्टिकुलर एजेंसी के वक्त माइनर एजेंट बन सकता है। जहां एजेंट से हम ऐसा काम करवा रहे हैं दैट ही इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर एनी लॉस्ट कॉज, फॉर एनी डिफॉल्ट कमिटेड, ऐसे केस में माइनर एजेंट नहीं बन सकता है। क्योंकि कुल मिला के एक ही चीज है, हम माइनर को ऐसी कोई चीज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे जहां उसकी ऑब्लिगेशन बन जाए, जहां उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, जहां उसको लायबल ठहराया जा सकता है। और एजेंसी में भी वैसा ही है। माइनर एज अ जॉइंट प्रॉमिसर। माइनर एज अ जॉइंट प्रॉमिसर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जॉइंट प्रॉमिसर की बात हम सेक्शन नंबर 42 में करेंगे, 42 एंड 45। 42 बोलता है जॉइंट लायबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स एंड 45 बोलता है जॉइंट राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। जॉइंट राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसीज। तो जॉइंट प्रॉमिसर में वो बिल्कुल वहां पर आ सकता है, बट माइनर लायबल नहीं होगा टू परफॉर्म द प्रॉमिस। सिर्फ मेजर लोगों से ही आप परफॉर्मेंस मांग सकते हो, नॉट माइनर। लाइबिलिटी फॉर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अगर लाइफ की कोई नेसेसिटीज माइनर को प्रोवाइड कर रखी है तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, लेकिन 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 उसकी स्टेट जरूर लायबल रहेगी। नेसेसिटीज, minor is incompetent to contract, but a minor is not personally liable for the payment of price of necessity supplied to him, ना ही उसके legal dependents को अगर provide कर रखी है। However, the person who has furnished the supplies is entitled to be reimbursed from the property of the minor। 5 स्टार लगा लो, PYQs में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्री में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेसेसिटीज जहां दे रखी है वहां दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। जब हम वो सेगमेंट पढ़ते हैं, वो पर्टिकुलर चैप्टर का वो पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी या मैं कहूं वो सेगमेंट के सीक्वेंस के सेक्शंस पढ़ेंगे, तो वहां हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि माइनर को अपना पार्ट का परफॉर्मेंस करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो माइनर है, लेकिन हाँ नेसेसिटीज, आवश्यकताएं अगर आपको किसी ने सप्लाई की है तो वहां माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी। आवश्यकताओं में क्या क्या आ सकता है? आवश्यकताओं में आ सकता है जैसे कि फूड है, शेल्टर है, होम है, बुक्स है, ट्यूशन है, स्टेशनरी आइटम है, एग्जाम के लिए कुछ एसेंशियल चीजें हैं, वो सब नेसेसिटी में आएगा। माइनर पार्टनर, कैन माइनर बी एडेड एज अ पार्टनर? यस, माइनर कैन बी एडेड एज अ पार्टनर, बट ओनली एंड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। माइनर कभी भी फर्म या पार्टनरशिप फर्म के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा। हाँ, माइनर ने जो बेनिफिट्स लिया है, माइनर का जो शेयर है वो लायबल हो सकता है कि भाई माइनर पार्टनर्स की तरह ऐड हुआ, सिर्फ ऊपर से मलाई खाने के लिए आता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लेने के लिए आता है। कोई भी लॉस हुआ तो माइनर लायबल नहीं होगा, लेकिन जो बेनिफिट्स उसके पास जा रहे थे वो बेनिफिट जरूर लायबल हो सकते हैं। वो बेनिफिट का जो शेयर है वो जरूर हम यहां पर यूज कर सकते हैं अगर फर्म की कोई भी लायबिलिटी बनती है तो। इट स्टेट्स according to partnership act a minor cannot make a contract of partnership although he may be admitted to the benefits with the consent of all the partners। सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए यहां पर। and a minor partner cannot be made personally liable for obligation of the firm but his share in the property can be made liable। माइनर को जैसे हम नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए पर्सनली लायबल नहीं कर रहे थे, उसका स्टेट रिस्पॉन्सिबल था, स्टेट मींस प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल थी, वैसे के वैसे पार्टनरशिप के केस में माइनर खुद तो लायबल नहीं होगा, लेकिन उसका शेयर ऑफ बेनिफिट जरूर लायबल हो सकता है। and no stopper against minor, that means minor can be allowed to withdraw the statement which he has already made। minor can flip
Stopple means to stop, to shut the mouth, to prevent the party from refusing or from denying what they have already said or claimed. लेकिन जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है रिप्रेजेंटिंग कि ही इज अ मेजर बट इन रियलिटी ही इज नॉट, देन लेटर ऑन ही कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी एज अ डिफेंस एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड. अगर वो खुद को मिसरिप्रेजेंट कर दे कि हाँ मैं तो मेजर हूं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दे, और जब उसके परफॉर्मेंस के टाइम पर उसकी लायबिलिटी इंपोज की जाए, ही कैन टेक अ डिफेंस दैट आई एम अ माइनर, मैं मेजर नहीं हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करूंगा. दिस कैन बी डन. दैट इज गिवन अंडर 12th पॉइंट. यहीं से आता है हमारा एक और केस जो कि फर्स्ट पॉइंट से आता है, वॉइड एब इनिशियो. हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ किया, डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ अगर हमने एग्रीमेंट किया है तो उसका स्टेटस क्या होता है? उसका स्टेटस यूजुअली वॉइड एग्रीमेंट होता है. और यही चीज बताने के लिए मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है, और इस केस के पूरे फैक्ट्स आप जरूर पढ़ेंगे. सीधा से है, माइनर ने अपनी एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया था, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी. एंड रिमेंबर, ऑलवेज एंड ऑलवेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बंधक होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेज होता है, दैट इज गिरवी रखा जाता है उसको. तो उसने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को 20,000 रुपए के लिए मॉर्गेज रख दिया था. एंड बाद में उसकी मदर आती है और उसको जो भी मॉर्गेज है उसको कहती है कि ये एग्रीमेंट सही नहीं है क्योंकि बच्चा जो है माइनर है, आप इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो. नाउ सी प्रीवी काउंसिल क्या कहता है. Privy Council held that a contract with minor is void ab initio. Second, section number 7 of Transfer of Property Act states that a person competent to contract is competent to the transfer of property. प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए सेलिंग है, बाइंग है, मॉर्गेज है, सेल है, लीज है, गिफ्ट है, एक्शनेबल क्लेम है, व्हाटएवर इट इज. सेक्शन 7 एक्सप्रेसली बोलता है टीपी एक्ट में कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी टाइप ऑफ स्पेशल ट्रांसफर से आपको ट्रांसफर करनी है, आप हमेशा और हमेशा केपेबल पार्टीज के साथ ही उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे. एंड केपेबल पार्टीज कौन होता है? इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 11. केपेबल पार्टीज में मेजर होता है. दैट मींस इस मॉर्गेज के लिए जो माइनर था वो कॉम्पिटेंट पार्टी था ही नहीं, अकॉर्डिंग टू इवन द सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. थर्ड कहता है, हेंस द मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय द रिस्पोंडेंट इज वॉइड. रिस्पोंडेंट मतलब वो चाइल्ड को जो स्यू किया गया था कि वो पर्टिकुलर माइनर जो है, रिस्पोंडेंट धर्मदास घोष जो था, ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वॉइड एग्रीमेंट है. उसके स्टेट से हम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है, जो भी उसने उधार वगैरह लिया, वो हम रिकवर कर लेंगे. यस, ओके, लेट्स मूव अहेड. ये कुछ दो केसेस और हैं, आप जरूर पढ़ेंगे. सूरज नारायण वर्सेस सुकु अहीर. पर्सन बोरोड सम मनी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी. अपनी माइनॉरिटी के वक्त उसने कुछ पैसे जो है लिए, एंड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी ही मेड अ फ्रेश प्रॉमिस टू पे द सम इन इंटरेस्ट. माइनर था तब उसने कुछ पैसे लिए, और मेजर होने पर वो ये प्रॉमिस कर रहा है कि माइनॉरिटी के दौरान लिए गए पैसे आई एम गोइंग टू रिटर्न. दैट मींस ही इज ट्राइंग टू रेटिफाई द एग्रीमेंट विच ही एंटर्ड इनटू व्हेन ही वाज अ माइनर. तो व्हेन एनी एग्रीमेंट इज एंटर्ड बाय माइनर ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, वो तो वॉइड एब इनिशियो होती है, वॉइड एग्रीमेंट जीरो होता है, और आप मेजर होने के बाद उसको रैटिफाई नहीं कर सकते. देखिए जरा क्या बोला गया था यहां पे. But this contract was not enforceable due to the reason that consideration received during minority is not a good consideration and that was a void agreement. Void agreement जीवित एग्रीमेंट नहीं है, मरा हुआ एग्रीमेंट. आप उसको कभी जीवित नहीं कर सकते, आप उसमें कभी जान नहीं फूंक सकते हैं. कुंवरलाल वर्सेस सूरजमल, 5 स्टार लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है. Regarding the necessities provided to the minor, it was held that the house given to minor on rent for living in it and to continue his studies is a part of necessity. Basically यहाँ पे ये बताया गया कि what all things amount to necessity. Necessity में ऐसे नहीं कल को बोल दे 10 तोला सोना दीजिए, iPhone 16 Pro Max दीजिए, स्कोडा दीजिए, मर्सिडीज दीजिए, ये नेसेसिटीज में नहीं आता है. नेसेसिटीज में डिपेंड और में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड ऑल्सो कुछ कुछ ऐसी नेसेसिटीज हो सकती हैं जो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए कंफर्ट में आता है, लग्जरी में आता है, बट वो लग्जरी वो कंफर्ट हो सकता है एक बहुत ही रिच पर्सन के लिए नेसेसिटीज में आता हो. ये भी सुप्रीम कोर्ट आजकल बोलता है. सो इट हेल्ड दैट कि हाउस जो दिया गया है माइनर को रेंट पे, in living in it and to continue his studies is a part of necessity. Therefore he is entitled to receive the payment of rent from minor's property. घर जो है वो necessity में आया है, और जो भी हमारा लैंडलॉर्ड है वो रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है, बट रेंट रिसीव किससे करेगा? माइनर की खुद की कोई प्रॉपर्टी है तो उससे रिसीव कर लेगा. ओके,
Unsound mind person, as we've already discussed, this is your nothing but section number 12. Okay, a person is said to be of sound mind. उल्टा अगर कर लेंगे इसको, हम अगर लिख दें a person is of unsound mind person if he is not capable of understanding, if he is not capable of making the rational judgments. अगर अनसाउंड माइंड डेफिनेशन पूछ ले तो आपको नॉट लॉट लगा देना है. एंड कौन कौन पर्सन अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आएंगे? इडियट, ल्यूनाटिक, इडियट बाय बर्थ, ल्यूनाटिक एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ दौरा पड़ जाता है या मेंटली या मेंटल कॉग्निटिव फैकल्टीज है वो सस्पेंड हो जाए. डेलिरियस पर्सन, ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन एंड ऑल्सो हिप्नोटाइज्ड पर्सन. ओके, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. कौन पर्संस हैं जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? इसको भी हमने सेक्शन नंबर 11 में पढ़ के आए हैं. 3 पढ़ा ना, मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. दैट मींस लेट अस नाउ फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ पर्संस जो कि डिस्क्वालिफाइड हैं. कौन कौन है? एलियन एनिमीज. एनिमीज यू अंडरस्टैंड, एलियन यू अंडरस्टैंड, नॉट दैट जादू. एनिमीज मींस शत्रु देश जो है हमारा, शत्रु देश है तो जो शत्रु है वहां के लोग हमारे लिए स्ट्रेंजर्स हैं, एलियन हैं, जिनके साथ वॉर की सिचुएशन में हो. मैरिड विमेन मैरिड हस्बैंड के लिए डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा नहीं है कि पत्नी है, धर्म पत्नी है तो पति के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, नहीं, नॉट अलाउड. इस केस में पति खुद सक्षम है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. मैरिड वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी. पर्दा नशीन वुमेन है ना, कई बार ऐसे कुछ कस्टम्स वगैरह है जिसमें कुछ विमेन्स को इस प्रकार से एक्सप्रेसली पब्लिक के सामने अपियर होने से प्रोहिबिट किया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगी अगर उनके ऐसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं. तो स्टेट एम्बेसडर्स हैं. कन्विक्टेड पर्सन सर्विंग अ सेंटेंस, जो ऑलरेडी दोष सिद्धि जिसकी हो चुकी है और अभी सेंटेंस अंडरगो कर रहा है. लीगल प्रोफेशंस, जैसे आप सेक्शन नंबर 136 वगैरह टीपी एक्ट का देखेंगे, एक्सप्रेसली बोल रखा है एक्शनेबल क्लेम में जजेस का कोई रोल नहीं रहेगा, वो ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स को. तो लीगल प्रोफेशंस में कई जगह बार लगा रखा है, जैसे कि जजेस है, एडवोकेट्स है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है, कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रोका जा सकता है. इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट मींस द पर्सन हु हैज लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसको कॉम्पिटेंट कोर्ट दिवालिया घोषित कर दे, दैट इज इंसॉल्वेंट पर्सन. इंसॉल्वेंट पर्सन प्रॉपर्टी परचेज तो कर सकता है बट सेल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही पर्सन इंसॉल्वेंट होता है ना, सीधा जो क्रेडिटर्स हैं उसके या जो भी पर्सन उससे लाइबिलिटी डिमांड कर रहे हैं वो सीधा उसकी प्रॉपर्टी पर हाथ डालते. फिर अब प्रॉपर्टी ही अगर उसने बेच दी, प्रॉपर्टी ही बेचने का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसके क्रेडिटर्स क्या करेंगे? यस और नो. इसलिए इंसॉल्वेंट पर्सन प्रॉपर्टी खरीद तो सकता है पर बेच नहीं सकता है. ऑल्सो कंपनीज में कुछ सिचुएशंस के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स जो है वो कंपनीज नहीं कर सकता, और इसके लिए दिस पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू कंपनीज एक्ट. एंड दैट वाज द सेशन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है. पूरा के पूरा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में हमने सेक्शन नंबर 10 को रिवाइज किया, हमने सेक्शन नंबर 11 को रिवाइज किया, हमने सेक्शन नंबर 12 को रिवाइज किया, और उसके साथ साथ हमने सबसे बड़ी चीज रिवाइज की, दैट इज द वॉइड एग्रीमेंट्स. वॉइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट हमने इसलिए याद की बिकॉज सेक्शन नंबर 11 का इफेक्ट क्या है अगर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज मेजर नहीं है, साउंड माइंड नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब वो माइनर है, अनसाउंड माइंड है या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, देन इन दैट केस एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है. याद रखेंगे सेक्शन नंबर 11 का इफेक्ट. और इसी के साथ विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यू ऐप पर जुडिशरी का या जुडिशरी कैटेगरी में जो रिसेंटली हाल ही में आया नया बैच जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच है, डिफरेंट स्टेट जुडिशरीज को टारगेट करता है. इफ यू आर विलिंग टू एनरोल टू दिस बैच तो आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. और विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में 64% तक का डिस्काउंट यहां चल रहा है. इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से फैकल्टीज इसमें पढ़ा रहे, लॉन्च वीडियो एंड ओरिएंटेशन वीडियो भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा. और उसके साथ साथ पीडब्ल्यू ऐप में भी आप इसकी कंसल्टेंसी कर सकते हैं टीम के साथ कांटेक्ट करके. ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि इस पर्टिकुलर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पीडीएफ्स चाहते हैं, उनको बस एक छोटा सा ये काम करना है कि आप पीडब्ल्यू ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें जुडिशरी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसमें ये पर्टिकुलर फ्री बैच को जाकर एनरोल कर देंगे. फ्री बैच को एनरोल करने से इस पर्टिकुलर बैच की सारी क्लासेस अलॉन्ग विद द पीडीएफ आपको एक्सेस वहां पर
ऐप में मिल जाएगा। एंड प्लीज नोट डाउन, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मैं इनमें वापस बता दूं दैट 31 दिसंबर 2025 तक इस पर्टिकुलर फ्री बैच का एक्सेस ऐप पर है। मतलब वहां पर आप 31 दिसंबर 2025 तक के लिए पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको खुद से स्वयं से इस पर्टिकुलर सेशन से नोट्स बनाने होंगे। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फिर से बता दूं, वो बेसिक लॉ है, ये मैं कहूं तो सिविल लॉ का ग्रैंड नॉर्म भी एक तरीके से। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको समझने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझने से कोई नहीं रोक सकता, एसआरए समझने से कोई नहीं रोक सकता, टीपीए समझने से कोई नहीं रोक सकता। समवेयर इसकी इंपॉर्टेंस कंपनी लॉ में भी देखने को मिलती है, आईपीआरस में भी देखने को मिलती है। सो प्लीज मेक श्योर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सिविल लॉ का बेस है या ग्राउंड है, ग्रैंड नॉर्म है, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हुए जाए, बिकॉज जजमेंट राइटिंग में भी काम आएगा। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, थोड़ा इजी सब्जेक्ट भी है। क्लैट पीजी, क्लैट यूजी के स्टूडेंट्स अगर आप कभी रह चुके हो तो आपने पढ़ा ही होगा ये सब्जेक्ट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।